देखिए बेटा, कल तक हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं? कौन सी सेल के बारे में पढ़ चुके हैं? प्रोकैरियोटी। प्रोकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? जीवाणुओं में। और जीवाणु बहुत छोटे होते हैं, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे रोग जीवाणुओं की वजह से मनुष्यों में पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें से एक आपने नाम सुना होगा, न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया जीवाणुओं से होने वाला रोग है। और जीवाणु हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे डेली के लाइफ में बहुत जगह काम आते हैं। एक उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है, दही का जमना। दही में क्या है, कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, ठीक है। आगे अगर मौका मिला तो आपको वो जीवाणु भी दिखाएंगे। तो कल तक तो हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ चुके थे। एक बार फिर से देख लीजिए दोबारा, किसी को कन्फ्यूजन अगर रहा हो तो देखिए। वैसे कोशिका की जो वो परत जो कोशिका को एक आकार देती है, जो घेरे रखती है, वो जो है, वो जो घेरे रखती है, तो उसमें मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण जो हम मानते हैं वो है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की संरचना मैंने आपको बताई थी। कोशिका झिल्ली चाहे जंतु कोशिका हो, चाहे पादप कोशिका हो, और चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, तीनों के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली के ऊपर अन्य प्रकार के आवरण हो सकते हैं। तो इसमें भी देखिए, ये जो मैंने बनाया है सेल मेम्ब्रेन कहा है, जिसको कोशिका झिल्ली कह सकते हो आप हिंदी के अंदर। और इसके ऊपर सेल वॉल है और कैप्सूल या स्लाइम लेयर है, ये है, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा पार्ट है, जो एक तरीके से आपको इस में दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ। तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि सबसे अंदर की तरफ क्या है? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, उसके बाद कोशिका भित्ति, और उसके ऊपर जो है वो लसलसे पदार्थ वाली लेयर है, ठीक है। अंदर आप देखोगे तो इस सेल मेम्ब्रेन को आपकी किताबों में एक और प्रचलित नाम है, जिसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन या एकल कला। यूनिट मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तरीके से ये यूनिट है। इस मेम्ब्रेन की, इस झिल्ली की जैसी संरचना है, वही संरचना आपको जो है वो मीजोसोम बना वहाँ मिलेगी या कहीं और। इनमें तो खैर ज़्यादा अंगक नहीं है, दूसरी कोशिकाएं पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज्ञान होगा, ठीक है। तो एक जैसी मेम्ब्रेन से ही। अब वही बात है, कल मैं आपको मकान का उदाहरण दे रहा था ना, कि भाई एक मकान है तो उसमें किचन बना हुआ है, सब ईंटों से ही मिलकर बने हुए हैं। आप इसी तरीके से ये समझ लीजिए, ये जैसे अगर कपड़े से शर्ट बना हुआ है, तो ये जो पॉकेट है ये भी तो कपड़े से ही मिलकर बनी हुई है। तो अंदर के जितने भी सिस्टम बने होते हैं वो मेम्ब्रेन से ही मिलकर बने होते हैं। मेम्ब्रेन ही उसके कंपार्टमेंट्स बनाता है, ठीक है। तो अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ये दिखेंगी। ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के गुण हैं, जिसमें गैस वैक्यूल है, लिपिड बॉडी है, कार्बोक्सिसोम्स है, थाइलेकोइड्स हैं, वॉल्यूटिन पार्टिकल्स हैं, प्लाज्मिड है, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोइड, जो कि दूसरी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रकाभ होता है, केंद्रक की तरह का, ठीक है। राइबोसोम है। राइबोसोम में एक याद रखना, राइबोसोम का एक स्पेशल प्रकार होता है 70S प्रकार का। तो ये जब हम अंतर करेंगे ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो वहाँ पर ये चीज़ काम में आएगी। और ये है मीजोसोम, जहाँ श्वसन से संबंधित सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये आपका एक तरीके से रिकैप हो गया कल हमने जो पढ़ा था उसका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत छोटी होती है, और ये फ्लैजिलम जिसके चलने में सहायता करता है, तो फ्लैजिलम पाया जाता है। कईयों में फ्लैजिलम नहीं भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं है फ्लैजिलम का होना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पादप कोशिका या पौधों में पाए जाने वाली कोशिका, इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो अभी हमने जो कोशिका पढ़ी थी उसमें जो समानताएं हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ अगर आप देख पाओ तो ये क्या लिखा है? सेल मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली जो है वो इसकी शेप को एक तरीके से बनाती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या है? कोशिका भित्ति है,
ठीक है। तो पौधों की के अंदर आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है, और वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। और कोशिका भित्ति दो तीन प्रकार की पाई जाती है। इसके बाद मिडिल लेमिला या मध्य पटलिका बोलते हैं, ये एक तरीके से ठीक वैसे ही होती है जैसे आपने मकान बना हुआ देखा है ना, तो सीमेंट से ईंटें एक दूसरे से चिपकी होती है ना, तो जो सबके अंदर आपको एक कॉमन लेयर दिखती है सीमेंट की, वो उसको आप मान लीजिए ये क्या है? मध्य पटलिका है, जो सभी कोशिकाओं को आपस में जोड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये पौधों के अंदर पाया जाता है। ठीक है। अब अगर इस कोशिका के अंदर हम चलते हैं तो सबसे बड़ा जो अंग है वो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कह दो, और अगर आप नोट करो हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रक। ठीक है। अब जब भी आप, अब देखिए पादप कोशिका को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो जंतु कोशिका आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि लगभग जो इसके अंग हैं वो एक जैसे ही हैं, उनकी संरचना में बहुत थोड़ा अंतर है। तो इसलिए जब आप जंतु कोशिका पढ़ेंगे, प्राणी कोशिका पढ़ेंगे, तो आप जल्दी याद कर पाएंगे। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की क्या खास बात है कि देखो हमने क्या पढ़ा था? यूनिट मेम्ब्रेन पढ़ा था ना, उसी झिल्ली से यहां बना होता है, लेकिन ये झिल्लियां दो होती है, ये आंतरिक झिल्ली है और ये बाहरी झिल्ली है। ये इंटरनल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर क्या होता है? ये गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। ये गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक प्रजाति में निश्चित होती है। जैसे प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बेटा? 46 होती है। प्याज में कितनी होती है? 14। मनुष्यों में? गेहूं में 42। इसी तरीके से ना अलग अलग प्रजाति की, अलग अलग वंश की ये एकदम तय होती है। तो आप दो चार आप अपने रेफरेंस के लिए याद रख सकते हैं। और ये क्या पाया जाता है? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। ये किसका निर्माण करता है? ये राइबोसोम का निर्माण करता है। बाकी केंद्रक का काम क्या है? कोशिका के समस्त कार्यों पर नियंत्रण करना, टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण करने का काम किसका है? केंद्रक का है। ठीक है। तो अब जब भी आपको किसी भी अंग के बारे में लिखना हो, ये सबसे बड़ा अंग है। इसका क्या नाम है? इसका केंद्रक। ठीक है। केंद्रक है, दो झिल्लियों से घिरा हुआ है। अंदर इसमें क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं और केंद्रिका पाई जाती है। झिल्लियों का क्या काम है? इसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखना, ठीक है, एक आकार देना। और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो गुणसूत्र हैं उनका क्या काम है? कोशिका के कार्यों पर नियंत्रण करना। और जो केंद्रिका पाई जाती है अंदर, ये गोल सी एक और है स्ट्रक्चर, ये क्या बनाती है? राइबोसोम का निर्माण करती है। ठीक है। तो ये केंद्रक के बारे में हो गया। ऐसी छोटी छोटी जानकारियां आपको अपने पास रखनी है। ठीक है। अब जो दूसरा अंग आप देखोगे, ये अंग कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका का शक्ति ग्रह। ये याद रख लेना, बहुत बार प्रश्न आता है, परीक्षा में लगभग तय है कि ये आएगा। कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा अंग कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइक्रो नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें भी दो झिल्लियां हैं, ये बाहर वाली झिल्ली है, ये अंदर वाली झिल्ली है। ठीक है। अब इसकी संरचना को अगर आप देखो तो हम यहाँ पे बात करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। हिंदी नाम इसका बड़ा मुश्किल है, उसको सूत्र कणिका कहते हैं, लेकिन आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया ही रखना। आप इनके अंग्रेजी नाम याद रख लेना। ये कौन सी झिल्ली है? ये बाहरी झिल्ली है, आउटर मेम्ब्रेन भी आप इसे कह सकते हो। ये कौन सी? ये आंतरिक झिल्ली है। दोनों ही क्या है? झिल्ली। ठीक है। अब आप देखो, ये आंतरिक झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ करके वलन बना रही है ना। जो झिल्ली के वो भाग जो अंदर की तरफ बढ़े हुए रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। क्रिस्टा। ठीक है।
और ये जो खाली भाग आपको दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसका खुद का डीएनए होता है, जिसके इस वैसे तो इसके कार्यों पर केंद्रक नियंत्रण रखता है, लेकिन अपने थोड़े बहुत कार्यों को नियंत्रित करने के लिए खुद के डीएनए या खुद का छोटा सा गुणसूत्र होता है, उसका ये मतलब उपयोग करता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर ये कुछ अलग प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं। क्या है ये राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? 70S प्रकार के। जिस प्रकार के उस बैक्टीरिया कोशिका में थे ना प्रोकैरियोटिक, वैसे ही इस अंग में। अब आप एक बात ध्यान रखिए, हमने पहले कोशिका को पढ़ा, उसके अंदर उसके छोटे छोटे पार्ट हैं, वो क्या है? उसके अंग हैं। जिस तरीके से शरीर को पढ़ते हैं ना कि ये शरीर है, वो ये शरीर के अंग हैं, आमाशय है, अग्नाशय है या आंत है, ये अंग हो गए ना। तो उसी प्रकार से कोशिका को एक पूरी आकृति आप मानते हुए अगर पढ़ेंगे तो अंदर के जो पाए जाते हैं, इसके अंदर जो भी मटेरियल पाया जाता है, वो क्या है? कोशिका के अंग है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या काम करता है? श्वसन से संबंधित कार्य करता है। और श्वसन बेसिकली कल भी हम बात कर रहे थे, श्वसन ऐसे नहीं होता कि आपने सांस ले लिया और सांस छोड़ दिया, यही श्वसन नहीं है। ये ऑक्सीजन आपके रक्त से होते हुए आपकी कोशिकाओं तक पहुंचती है, और कोशिकाओं में जो खाद्य अणु होते हैं, चाहे ग्लूकोज हो या अन्य हो, उनसे ऊर्जा प्राप्त करने का जो काम है वो किस किस अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए उससे ऊर्जा बनती है ना, वहां पे ऊर्जा बनती है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, चलो ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एक बड़ा सा एक और अंग आता है आपके सामने, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कह दीजिए या हरित लवक कह दीजिए। ठीक है, हरित लवक ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें भी दो झिल्लियां हैं। देखिए ये क्या है? ये बाहरी झिल्ली है और ये आंतरिक। ठीक है, और ये इसका क्या है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, अच्छा, इसमें इस तरीके से पाए जाते हैं जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर सिक्के रखे हों। ठीक है, इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? ग्रेना। ठीक है, इसमें भी अपना छोटा सा डीएनए पाया जाता है, जो कि इसके कुछ कार्यों पर नियंत्रण रखता है। इसमें भी छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि कितने कैसे प्रकार के? ये भी 70S प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करें हरित लवक की, तो हरित लवक भी दो झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका का अंग है, जिसके अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा होते हैं। स्ट्रोमा के अंदर क्या है? छोटा डीएनए पाया जाता है, 70S प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इसका क्या काम है? ये प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करता है, प्रकाश से ऊर्जा बना देता है। ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है। वही ऊर्जा तो देखिए उधर बन रही थी माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन वो तो भोजन से ऊर्जा बन रही थी, लेकिन यहाँ प्रकाश से बन रही है। ये डिफरेंस है, ये इसके अंदर अंतर है। तो आपको क्या याद रखना है? देखिए कोई भी अंग के बारे में पढ़ेंगे, पहले उसकी संरचना, उसके अंदर क्या पाया जाता है, और फिर उसका कार्य क्या है। ठीक है, सामान्य सी चीज। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक, हम तीन चीजें पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें और बता देता हूं। इसको बोलते हैं गोल्जी काय। ये क्या करती है? ये भी तो किसकी बनी होती है? झिल्लियों की बनी होती है। ठीक है, और ये प्रोटीन का निर्माण करती है, प्रोटीन को पैक करके भेजती है। इसका काम क्या है? प्रोटीन को पैक करके जहां पर जरूरत हो, कुछ अंगों का निर्माण भी करती है, जैसे कि लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो गोल्जी क्या है? गोल्जी काय क्या है? छोटी छोटी झिल्लियों की पटलियों से बनी हुई संरचना है, जो कि प्रोटीन को पैक करने के काम आता है। पैक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो भेजती है। कुछ मात्रा में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन भी करती है। और जो गोल्जी काय है,
वो गोल्जी काय का जो सबसे विशेष फंक्शन है, लाइसोसोम का निर्माण करती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं ये क्या आ गए, राइबोसोम। कितने एस प्रकार के? 70 एस प्रकार। 70 एस प्रकार के। अब याद रखना 70 एस प्रकार के कौन सी कोशिका में थे? एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में थे, और इस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थे। लेकिन ये 70 एस प्रकार के नहीं हैं। इनके लिए याद रखना, इस कोशिका में सीधे ही पाए जाने वाले जो हैं वो 80 एस प्रकार के हैं। अच्छा, इसी कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके का आपने देखा है ना अभी, उसके अंदर जो है वो 70 एस प्रकार के, इसी कोशिका के अंदर ही। लेकिन जो स्वतंत्र रूप से जो पाए जाते हैं यहाँ पर राइबोसोम, वो कैसे होते हैं? 80 एस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा। अच्छा, राइबोसोम्स का क्या काम है? ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। ठीक है, ये कुछ क्रोमोप्लास्ट है, इनका कोई विशेष फंक्शन नहीं हो सकता, आपकी किताब में दिया हुआ भी नहीं है, ये उच्च कक्षाओं से संबंधित बात है। पेरोक्सिसोम है, ये भी कुछ जैसे फल पकते हैं तो वहां पर फलों को मीठा करने के काम आता है, ये भी आपकी किताब में नहीं दिया होगा। अमाइलोप्लास्ट भी क्लोरोप्लास्ट की तरह होता है, ये रंगहीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है। अमाइलोप्लास्ट में क्या होता है? स्टार्च इकट्ठी होती है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है। ग्लाइओक्सिसोम भी फलों के पकने में सहायता करता है। पेरोक्सिसोम क्या है? जो हम फैट वगैरह लेते हैं या कोशिकाओं में, इनमें फैट जो पाया जाता है पादप कोशिकाओं में, उससे ऊर्जा प्राप्त करने का काम होता है। और ग्लाइओक्सिसोम फलों के पकने में सहायता करते हैं। अच्छा, अब देखो, अब एक चीज आपको दिखाई दे रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। एक ये और एक ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ इसलिए क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए पाए जाते हैं। राइबोसोम कौन से एस प्रकार के होंगे? 80 एस प्रकार के होंगे। ठीक है ना, और इस पर राइबोसोम नहीं लगे हुए पाए जाते हैं। ये किसका काम करती है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, और ये लिपिड बनाने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए ये वैक्यूल या रिक्तिका, ये काफी बड़ा भाग होता है। ठीक है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली केवल एक ही परत वाली होती है। यहां पर 2 परतों वाली झिल्ली कहां कहां देखी आपने? देखो जरा, केंद्रक के ऊपर 2 परत है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 परत है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर 2 परत है, बाकी लगभग सभी के अंदर एकल परत वाली है। ठीक है, तो ये जो वैक्यूल है, रिक्तिका है, रिक्तिका भी एकल परत वाली है। इस झिल्ली का नाम होता है टोनोप्लास्ट। ठीक है, इसके अंदर कोई वर्णक वगैरह भरे रहते हैं, कई बार अपशिष्ट पदार्थ भी भरे रहते हैं, कई बार सीधा जल भी भरा रहता है। अच्छा, अब देखिए ये आ रहा है लाइसोसोम। लाइसोसोम कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय बनाता है। लाइसोसोम में भी एकल झिल्ली है और इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। इसका एक अलग फंक्शन है, वो याद रखना बेटा। ये क्या करता है, अब जैसे हमारे घरों के अंदर अगर हम पुराना मकान तोड़ते हैं तो उसकी ईंटों को, सरियों को निकाल के अलग अलग कर लेते हैं ना, ताकि वो अन्य जगह काम आ सके। इसी प्रकार से हमारी कोशिका भी वेस्टेज में विश्वास नहीं करती है। उससे भी जो खराब होने वाले कोई अंगक है, कोई भी अंग खराब हो गया, मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट खराब हो गया, तो लाइसोसोम जाके उसके साथ जुड़ जाएगा और अपने एंजाइम उसके अंदर छोड़ देगा। तो उसकी कोशिका झिल्ली में से उसके घटक अलग कर देगा, लिपिड अलग कर देगा, प्रोटीन अलग कर देगा, सब चीजें अलग कर देगा, जो कि अन्य अंगों के निर्माण में काम आ जाएंगे। तो इसका काम क्या है कि दूसरे अंगों से को डिसमेंटल करना, दूसरे अंग जो कि खराब हो जाते हैं उनसे, उनके घटकों में उसे तोड़ देना, ताकि वो घटक दूसरी जगह काम आ सके। तो ये काम है लाइसोसोम का। एक खास बात और होती है, अगर इसके एंजाइम नियंत्रित ना रहें, अनियंत्रित रूप से बाहर आ जाए, तो वो पूरी कोशिका को पचा सकते हैं। पूरी कोशिका से को पचा सकते हैं। मैं 2 मिनट में देता हूं। पूरी कोशिका को पचा सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, क्योंकि तो पूरी कोशिका को ही मार देंगे, तो आत्मघाती थैली इसको कहते हैं। तो एक बार फिर से थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, आपके काम की चीजें आ जाएंगी बेटा। देखिए फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन थी, इससे बाहर की तरफ क्या थी? कोशिका भित्ति, उससे बाहर की तरफ क्या थी? मध्य पटलिका। इसके बाद इसके अंदर जो
बाहर से संपर्क साधने के लिए कुछ स्पेस खाली रह जाते हैं, जिसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। शायद आपकी किताब में ना भी लिखा हो। सबसे पहला हमने देखा केंद्रक है। केंद्रक दो झिल्लियों से घिरा हुआ है, अंदर गुणसूत्र है, केंद्रिका है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया देखा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। इसके बाद आपने क्या देखा था, आपने देखा था क्लोरोप्लास्ट, ये प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, ऊर्जा का संग्रहण करता है। इन दोनों में डीएनए भी पाया जाता है और 17 इस प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने राइबोसोम देखा था। राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना। आपने गोल्जी बॉडी देखा था। गोल्जी बॉडी का काम है प्रोटीन्स को पैक करना और लाइसोसोम को बनाना, ठीक है। इसके बाद आपने ये देखी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दीजिए, अंतःप्रद्रवी जालिका कह दीजिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसका काम है जो वसा का संश्लेषण करना, फैट का सिंथेसिस करना। फिर आपने देखी थी ये रिक्तिका। रिक्तिका काफी बड़ा पार्ट है जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ भरे हो सकते हैं या फिर कुछ जो है जल इत्यादि भरा हुआ हो सकता है, ठीक है। लाइसोसोम आपने देखा। लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम होते हैं जो अंगक खराब हो जाते हैं उनके साथ जुड़ करके उनको एक घटकों में तोड़ देता है ताकि वो घटक दूसरी अंगों के निर्माण में काम आ सकें, ठीक है। और लाइसोसोम से अगर सभी एंजाइम बाहर आ जाएं बिना नियंत्रण के तो इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि पूरी कोशिका को ये पचा सकते हैं, ठीक है। ये जो कोशिका आपने पढ़ी है ये पादप कोशिका है, लेकिन ये प्रकार किसका है, यूकैरियोटी प्रकार का है। दूसरी आप पढ़ेंगे वो प्राणी कोशिका या जंतु कोशिका पढ़ेंगे, वो भी यूकैरियोटी प्रकार का है। तो दोनों पादप और जंतु कोशिकाएं लगभग सिमिलर है, इनके अंग लगभग एक जैसे होंगे। कुछ अंगों में अंतर होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम अंतर करेंगे प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिकाओं में और फिर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। अब इसका चित्र आप बना लीजिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कल थी ऐसा ना हो, ठीक है। अब इसे बनाइए।